नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। एनसीआर में बड़े प्रदूषण के लिए पंजाब जिम्मेदार है, ये कौन कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। पराली जलाने की 24,695 घटनाओं में से 93% हिस्सेदारी सिर्फ पंजाब की है। हरियाणा में पराली जलाने के केस देश के कुल मामलों का करीब 6.5% है। वायु गुणवत्ता आयोग का विशेष दस्ता पंजाब हरियाणा का दौरा करेगा, केंद्र को सौंपेगा, ये आप देखेंगे रिपोर्ट। सीधी सी बात आप लोग जानते हैं कि अभी इस समय अक्टूबर आते आते दिल्ली में सांस लेना दुश्वार हो जाता है और आसपास दिल्ली के बड़ी वायु प्रदूषण वायु जहरीली हो जाती है। तो आप सभी एक बात और जानते हैं कि हमारी सरकारों का यही हाल है, यही रोना भी है। कुछ अच्छा हो तो वो श्रेय लेने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन कुछ गलत हो तो उसका श्रेय नहीं लेते हैं और वायु प्रदूषण का स्थायी समाधान भी नहीं निकालना चाहते हैं। अब पराली जलाने की बात करें तो आप देखिए किसानों की जो फसल के अवशेष बचते हैं ना, उसे जलाने की बात हो रही है। अब आप भी जानते हैं कि हमारे देश के किसानों की हालत कितनी बुरी है और आप देखते हैं कि वो भी उससे पराली जलाने से किसानों के खेतों की उत्पादन क्षमता भी घटती है, लेकिन उनकी मजबूरी है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो उसे खाद में बदल सके या और किसी उद्योग में उसका उपयोग कर सके। तो कहते हैं कि इसमें सरकार अगर योगदान दे तो बहुत अच्छी तरह से पराली का समाधान हो सकता है। तो एक बार पंजाब को देख लीजिए आप लोग। चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में राजस्थान हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आप देखें जम्मू कश्मीर से लगती है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है। पंजाब विधानसभा में आप देखिए 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब, ये याद रखिएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ। देहरादून के रिलायंस ज्वेल्स शोरूम में 20 करोड़ का डाका। देहरादून के रिलायंस ज्वेल्स शोरूम में डकैतों ने 20 करोड़ की ज्वेलरी लूट ली है। राज्य सचिवालय और पुलिस मुख्यालय से महज 500 मीटर दूर स्थित शोरूम में ग्राहक बनकर घुसे डकैतों ने सुरक्षा कर्मियों व स्टाफ से मारपीट की और उन्हें बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। देख लीजिए। आप देखिए मणिपुर में 2 लोगों की हत्या, सिर में मारी गई गोलियां। ये आप देखते हैं कि मणिपुर में अभी जातीय हिंसा भी फैली हुई थी, अब ठीक हो रही है। मणिपुर इम्फाल इसकी राजधानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आप देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। राज्यों में नागालैंड हो गया, असम हो गया, मिजोरम से लगती है। और इससे अगर हम लोग बात करें, देखिए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में, राज्य के रूप में दर्जा मिला था 1972 में। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मणिपुर आपका। कंपनियों ने विदेश घुमाया तो 600 मरीजों की जान दांव पर लगा दी। सैफई स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर सराफ की को कंपनियां विदेश घुमाती रहीं और वह मरीजों को जान दांव पर लगाता रहा। डॉक्टर समीर ने 3 वर्ष में 600 मरीजों को घटिया पेस मेकर लगाए। जांच में 200 मरीजों का आंकड़ा सामने आया, इनमें से अधिकतर जान गंवा चुके हैं। देखिए लापरवाही का नतीजा। महुआ की लोकसभा सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश की गई। लोकसभा की आचार समिति ने 6-4 के बहुमत से सुनाया है फैसला। कांग्रेस की निलंबित सांसद परनीत कौर ने भी पक्ष में किया मतदान। ये आप देखिए समिति की सिफारिश पर अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे विचार, उसके बाद संसद के शीतकालीन सत्र में पेश की जाएगी समिति की रिपोर्ट। और महुआ मोइत्रा ने कहा कि यह कंगारू कोर्ट का पूर्व निर्धारित मैच है। ये आप सभी जानते हैं कि इन पर महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया ना इन पर, तो उसी की जांच हो रही है। सांसद विधायकों के मामले की निगरानी को विशेष पीठ गठित करे। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व और वर्तमान सांसद विधायकों को आपराधिक मामले शीघ्र निपटाने को कहा। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर मामले दर्ज करने का दिया निर्देश। और देश में आप देखिए सांसद विधायकों के विरुद्ध 5,175 आपराधिक मामले लंबित हैं और आप देखते हैं कि इनके केस लंबित बने रहते हैं, ये लोग चुनाव लड़ते रहते हैं आराम से। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा के विरुद्ध भारत ने दायर की याचिका। भारतीय दूतावास ने आप देखते अधिकारियों ने की पूर्व नौसैनिकों से मुलाकात। और कतर के साथ कूटनीतिक स्तर पर संवाद जारी रखे हुए है सरकार।
ये आपने देखा है कि जो 8 पूर्व नौसेना अधिकारी थे, इन पर आप देखते हैं जासूसी आरोप लगा और कतर ने इन्हें मौत की सजा सुनाई है। तो उसी की बात हो रही है। एक बार कतर को आप लोग देखना चाहें तो देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को कतर देखने को मिल जाएगा, दोहा इसकी राजधानी है। और आप देखिए सऊदी अरब से इसकी सीमा लगती है, बाकी फारस की खाड़ी से आप देखेंगे इसकी सीमा लगती है। देखिए फारस की खाड़ी है पूरी, ओमान की खाड़ी आप लोग देख रहे हैं। चलिए, संसद का शीत सत्र 4 से 22 दिसंबर तक चलेगा, आप देखेंगे। कांग्रेस को 100 वर्ष तक सत्ता के लिए तरसा दो, ये हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कहाँ? मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव है आपके। ये मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी अंतरराज्यीय सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक ने फिर की गोलीबारी, एक जवान बलिदान हुआ। ये आप देखते हैं पाकिस्तान की हर संभव कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ अशांति फैलाई जाए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की भिड़ंत लगभग तय है। ये आप देखें कि क्या चल रहा है, आईसीसी विश्व कप हो रहा है ना, वनडे विश्व कप, तो उसी की बातें हो रही है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने वाला विधेयक पारित हुआ है और नीतीश का भाजपा से आग्रह, विशेष राज्य के लिए केंद्र सरकार केंद्र पर आप देखते हैं बनाए दबाव। और पिछड़ा 18 अति पिछड़ा वर्ग को 25% आरक्षण देने की तैयारी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और एससी को 20 और एसटी के लिए 2% आरक्षण। जाति गणना के बाद कुल आरक्षण में 15% की वृद्धि की गई है। और आप लोगों को बता दें, देखिए आरक्षण बड़ा विवादित मुद्दा है, तो इस पर आप लोग जब भी कुछ बोलते हैं, लिखते हैं, तो बड़े न्यूट्रल होकर लिखा करिएगा, उसके पक्ष भी देखा करिएगा, उसके विपक्ष भी देखा करिएगा, ठीक है। और आप देखते हैं कि इसे चुनौती दी जाएगी, अब अदालत क्या करती है, देखने लायक होगा वो सब, ठीक है। अरबों रुपए की इंडस्ट्री बन सकती है कृत्रिम वर्षा। ये आप देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और वायु प्रदूषण से निपटने के तमाम उपायों के बीच कृत्रिम बारिश से फौरी राहत मिलने की बात कही जा रही है। आईआईटी कानपुर ने किया दावा कि उसके पास दिल्ली में क्लाउड आप देखिए सेटिंग के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की क्षमता है। आइए जानते हैं कि कृत्रिम बारिश क्या और भारत सहित दूसरे देश कृत्रिम बारिश का उपयोग कर रहे हैं। क्या है ये कृत्रिम बारिश? तो कृत्रिम बारिश को क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। कृत्रिम बारिश कराना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसके लिए पहले कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं। पुराने और सबसे ज्यादा प्रचलित तकनीक में विमान या हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर पहुंचकर बादलों में सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड प्राकृतिक बर्फ की तरह होती है और इसकी वजह से बादलों का पानी भारी हो जाता है और बारिश हो जाती है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर आधा से 1 घंटा लगता है, लेकिन इसकी सफलता मौसम की खास हालत में पर निर्भर करती है, जैसे बादलों में नमी या पर नहीं है या नहीं, और हवाएं कृत्रिम बारिश करने के लिए अनुकूल हैं या नहीं, वो आप देखेंगे। 50 से अधिक देशों ने कृत्रिम बारिश के लिए कार्यक्रम शुरू किया है और 60% जमीन को क्लाउड सीडिंग से कवर करेगा चीन 2025 तक, ये भी कहा जा रहा है। क्यों कराई जाती है कृत्रिम बारिश? क्लाउड सीडिंग कितनी प्रभावी है, इसको लेकर विज्ञानियों में बहस हो रही है। हालांकि कई चीजों के लिए क्लाउड सीडिंग कराई गई है, जैसे सूखे या पानी की कमी का सामना कर रहे इलाकों में जंगल में लगी आग पर काबू पाने के लिए, ओले का आकार कम करने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्लाउड सीडिंग कराई जाती है। कृत्रिम बारिश पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कृत्रिम बारिश कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन के तौर पर नहीं जाना जाता है और हालांकि पर्यावरण पर इसके संभावित असर को लेकर चिंता जताई जा रही है, खासकर पारिस्थितिकी तंत्र और पानी की गुणवत्ता पर असर और बारिश के प्राकृतिक पैटर्न पर बदलाव को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसके अलावा यह प्रक्रिया महंगी भी होती है। कौन से देश अपना चुके हैं क्लाउड सीडिंग? तो भारत में कृत्रिम बारिश नहीं है। कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित देश के दूसरे हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। 2019 में कर्नाटक में क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट चलाया गया। 2014 और 2015 में लगातार सूखा पड़ने पर महाराष्ट्र सरकार ने मराठावाड़ में कृत्रिम बारिश कराने के लिए एक निजी एजेंसी की मदद की थी। चीन दुनिया में सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग कार्यक्रम चला रहा है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक से पहले बारिश कराने में इसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका में सूखे एयरपोर्ट के आसपास कोहरे से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात में पानी की कमी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। गर्मी सूखी की समस्या से राहत दिला सकती है कृत्रिम बारिश। जलवायु परिवर्तन की वजह से लोगों को अत्यधिक गर्मी और सूखे का सामना करना पड़ रहा है। अत्यधिक
गर्मी और सूखे की समस्या से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश को एक कारगर उपाय के तौर पर देखा जा रहा है और थाईलैंड सूखे की समस्या से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग कार्यक्रम पर काम कर रहा है। आने वाले वर्षों में आप देखिए क्लाउड सीडिंग अरबों डॉलर की इंडस्ट्री के तौर पर उभर सकती है। इससे विश्व में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पानी की कमी से निपटने में भी मदद मिल सकती है। इससे आप देखेंगे ये भी कहा जा रहा है। बाकी आप देख रहे हैं चल रहा है सब ये आप देखेंगे नमो भारत ट्रेन हर साल 20,000 टन कम करेगी PM 2.0। वायु प्रदूषण की यहाँ भी बात हो रही है। अब आप देखते हैं वादी की पीड़ा को कम करने की क्षमता जजशिप की पहचान है। हाईकोर्ट में आयोजित विदाई समारोह में बोले दिल्ली हाईकोर्ट के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश। आप देखेंगे 2+2 से पहले भारत और अमेरिका के बीच एक दिन में हुई 3 अहम बैठक। 2+2 में आप देखेंगे हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं और उनकी तरफ से भी आप देखें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भाग लेते हैं और चर्चा होती है। पिछली बैठक आप देखिए अप्रैल 2022 में हुई थी जब, और उसमें जो भी फैसले किए गए थे उनकी लगातार समीक्षा भी दोनों देशों आपसी में बैठकर की थी। तो ये भी देखते हैं और ये आप देखते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला का दूसरा मुद्दा होगा यहाँ। और PM मोदी अब जून 2023 में अमेरिका की यात्रा की थी ना। दिवालिया प्रक्रिया के तहत फंसी कंपनियों की गारंटी देने वालों पर भी गिरेगी गाज। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में IBC कानून में जोड़े गए प्रावधानों को सही ठहराया। जानकारों के मुताबिक इससे कंपनी ने बकाया वसूलने में होगी काफी सहूलियत। आप देखिए 6 गारंटी की प्रक्रिया पर लगेगी लगाम। IBC के प्रमुख जानकार अजीत कुमार का कहना है कि सरकार की तरफ से वर्ष 2019 में उक्त प्रावधानों को जोड़े जाने से पहले IBC मुख्य तौर पर कारपोर्ट से ही जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है और इससे IBC में आप देखिए लेनदारी के अधिकारों की ज्यादा बेहतर तरीके से रक्षा की जा सकेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो लेनदार अब पर्सनल गारंटी देने वालों से भी अपने बकाया राशि की वसूली कर सकेंगे। पर्सनल गारंटी देने वालों की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों से भी वसूली करने का रास्ता सशर्त साफ हो गया है। कई मामलों में यह देखा जाता है कि कॉरपोरेट सेक्टर में छद्म गारंटी की व्यवस्था कर लेते हैं और अब ऐसा करने से लोग बचेंगे। हर वर्ष 5,000 के करीब नए मामले IBC के तहत दायर होते हैं। इसमें तीन नए जजों को CJI ने दिलाई शपथ। सुप्रीम कोर्ट में आप देखें 3 नए न्यायाधीश आ चुके हैं ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। इसमें आप देखते हैं कि सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस AG मसीह और जस्टिस संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। अब 34 हो गई है, संख्या पूरी हो गई इसकी, ये याद रखिएगा। ये दिवाली तक OROP बकाये की तीसरी किस्त जारी करने के निर्देश। रक्षा मंत्री ने गुरुवार को दिवाली से पहले रक्षा पेंशन भोगियों को 1 रैंक 1 पेंशन के तहत बकाये की तीसरी किस्त जारी करने के निर्देश दिए हैं। वैश्विक स्तर पर विकसित किया जा रहा है संगठित आयुर्वेद तंत्र, सोनोवाल कह रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। भारत नेपाल सीमा सुरक्षा बलों के बीच सहयोग मजबूत करने पर जोर। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी आदि से निपटने पर जोर भी दिया जाने की बात हो रही है। देखिए नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है। ईडी के छापों से आचार संहिता का उल्लंघन है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आप देख रहे हैं कि हर जगह चर्चा में बनी हुई है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप लोग बताइएगा नीचे। कोर्ट ने PNB घोटाले में 2 आरोपियों की सुनवाई अलग की। विशेष CBI कोर्ट ने 1350 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आप देखते बात हो रही है। युवाओं को कौशल बनाएगा IIS कानपुर। मुंबई और अहमदाबाद की तरह कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की संकल्पना साकार करेगा संस्थान IIT HAL व दासों के साथ हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की AMU। ये आप देखिए मोदी सरकार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल बनाने जा रही है ना, उसी की बात हो रही है। अब आप देखिए ये सब राजनीति की खबरें हो रही हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस के 121 और भाजपा के 65 प्रत्याशी दागी और 27 पर गंभीर मामले दर्ज हुए। एक बात आप लोगों को बता देता हूं, आज हम लोग अब क्या करेंगे, बहुत सारे लोगों की मुझसे शिकायतें हैं
कि हमें राजनीति की खबरों को भी कवर करना चाहिए और राजनीति भी पसंद करते हैं आप लोग। तो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए आप देखते हैं कि नेताओं के बयान जरूरी नहीं होते हैं। आजकल के नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं, बड़े शर्मनाक होते हैं। तो हम लोग कल आज से क्या किया करेंगे कि शाम के 5 से 6 बजे के बीच में आपकी एक राजनीति की जो खबरें रहती हैं, चाहे देश की हो, विदेश की हो या आपके राज्य की हो, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लिया करेंगे। तो वो क्लास आप देखेंगे, जिसकी राजनीति में दिलचस्पी है वही देख सकता है, देख लिया करिएगा अगर आपकी भी दिलचस्पी है तो। ठीक है, शाम को हम लोग जरूर कवर करेंगे। तो इससे क्या रहेगा कि बहुत सारे लोग न्यूज के लिए केवल देखते हैं, तो उनकी भी कवर हो जाएगी। आरक्षण की सीमा बढ़ाना सामान्य वर्ग के प्रति पक्षपात होगा। 2021 में वरिष्ठ वकील गुणरत्न सदावते के तर्कों से सहमत होकर सर्वोच्च न्यायालय ने किया था मराठा आरक्षण को खारिज। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 50% से आगे जाने पर आरक्षण की मूल भावना को लगता है धक्का। इंदिरा साहनी केस आप लोगों ने सुना होगा, उसमें 50% की सीमा तय की गई थी। तो इस पर भी आप देखते हैं कि 1992 में सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता इंदिरा साहनी की याचिका पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय की थी। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 50% से आगे जाने पर आरक्षण की मूल भावना को धक्का लगेगा और आरक्षण की सीमा बढ़ाने से संविधान में सभी को न्याय देने की मूल भावना को प्रभावित भी होती है, सार्वजनिक हित को भी नुकसान पहुंचता है। अब आप देखते हैं कि क्या होता है इस पर। कोर्ट में जाएंगे लोग, जरूर जाएंगे वो तो। नागालैंड में महिलाओं को नगर निकायों में 33% आरक्षण देने वाला बिल पास हुआ है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय में जाति जनगणना को अवैज्ञानिक बताया है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए आधी आबादी महिलाओं की है लगभग, और आप सोचिए कि महिलाओं को अगर उनके अधिकार ना मिले तो ये तो आप देखते हैं कि बहुत उनके साथ बुरा होगा ना। आप देखिए नागालैंड की बात करें तो कोहिमा इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। 1 दिसंबर 1963 में से राज्य बनाया गया था। नेफी रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आप देखिए लॉ गणेशन यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 16,579 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आधी आबादी महिलाओं की है। तो महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, किस तरह से समाधान हो सकता है, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं महिलाएं, तो उन्हें मिलना चाहिए उनकी हिस्सेदारी। अन्न धन का खजाना लुटाएगी स्वर्ण अन्नपूर्णेश्वरी। मान विधान अनुसार आज 5 दिन के लिए खुलेंगे पट। भगवान धन्वंतरी की 300 वर्ष पुरानी अष्टधातु की मूर्ति के भी होंगे दर्शन। उत्तर प्रदेश बनारसी की बात हो रही है, महादेव की नगरी। एनजीटी की सख्ती से टूटी नींद, मसूरी के 67 होटलों पर कार्रवाई। पर्यावरण मानकों के उल्लंघन पर होटल बंद करने के लिए भेजे नोटिस। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी ना। लोक अधिकार और जन सहयोग के साथ आप देखिए चटक हो रहा है विकास का रंग। बिहार में दरभंगा जिले की प्रेमजीवर पंचायत में युवा मुखिया की पहल, कब्जा हटा तो सामुदायिक भवन में ग्रामीणों को मिलने लगी सुविधाएं। मैं कह रहा हूं ना, हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि अगर आपका प्रतिनिधि ईमानदार है जिसे आपने चुना है, तो आप सोचिए आपके क्षेत्र की 90 से 95% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन ईमानदार होने चाहिए, उसके लिए शर्त यही है। अब आप देखिए संपादकीय पाठ ही ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, जब आप लोग निबंध लिखते हैं, वहां काफी मदद मिलती है इससे। प्रदूषण रोधी देशव्यापी नीति की जरूरत। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बने दिल्ली के जानलेवा प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया और राज्य सरकारों को लताड़ते हुए कहा कि एक दूसरे पर दोषारोपण बंद कर पराली जलाने पर तत्काल रोक लगाएं। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने वकील महेश चंद्र मेहता की 1986 की जनहित याचिका के बाद से लेना शुरू किया था
और उसके बाद 1991 से आज तक सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को ईंट के भट्टों पर रोक लगाने, बसों और ऑटो रिक्शा को डीजल की जगह गैस से चलाने और दिन के समय मालवाहक ट्रकों का प्रवेश रोकने जैसे कदम उठाने के लिए विवश किया, और जिनसे वायु प्रदूषण से कुछ साल राहत मिलने के बावजूद वह निरंतर बढ़ता गया। वायु प्रदूषण को मापने के लिए हवा की गुणवत्ता की एक तालिका है जिसे वायु गुणवत्ता तालिका या AQI कहते हैं, और इनमें आप देखिए जमीनी ओजोन के अलावा कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस शामिल होती हैं। पांचवें प्रदूषक तत्व वे घातक कण हैं जो हमारे बालों से भी 5 से 28 गुना महीन होने के कारण नग्न आंखों से नहीं आते हैं, नजर नहीं आते हैं। ठीक है, और 10 से आप देखिए 2.5 माइक्रोमीटर और उससे महीन आकार वाले इन कणों को PM10 और PM2.5 कण कहते हैं। PM2.5 कण मुख्य रूप से डीजल और दूसरे जीवाश्म ईंधनों के धुएं में पाए जाते हैं। PM10 कण मुख्य रूप से पराली और जलावन के धुएं और धूल में पाए जाते हैं। प्रदूषण के जहरीले कण जितने महीन होते हैं उतने ही अधिक घातक माने जाते हैं, क्योंकि वे नाक और सांस की नली में छने बिना सीधे फेफड़ों के भीतर पहुंचकर खून में घुल सकते हैं, और इनसे दूषित हवा में लंबे समय तक सांस लेने से फेफड़े की बीमारियों के अलावा कैंसर और हृदय रोग जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हवा में PM2.5 कणों की सुरक्षित मात्रा 5 माइक्रोग्राम प्रति वर्ग मीटर है। पर आप देखिए पर हाल में दिल्ली के आनंद विहार में PM2.5 का औसत घनत्व 290 प्रति वर्ग मीटर था, और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से 58 गुना ज्यादा होने के कारण अत्यंत घातक है। PM10 कणों की सुरक्षित सीमा 15 माइक्रोग्राम प्रति वर्ग मीटर है, जबकि आनंद विहार में आप देखते हैं यह 999 ग्राम तक पहुंच चुकी है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से 66 गुना अधिक होने के कारण भयावह भी है। वायु प्रदूषण दिल्ली NCR में ही नहीं, उत्तर भारत के लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में गंभीर समस्या बन चुका है। वैदिक विज्ञान पत्रिका द लासेंट द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण से भारत में हर साल 16.7 लाख लोग मर रहे हैं। देख रहे हैं, हर साल, जो कोविड महामारी से 3 साल में हुई मौतों से 3 गुना अधिक है। परंतु वायु प्रदूषण से हो रही मौतों पर एक दूसरे को दोष देने के सिवा कुछ नहीं होता है। कभी आप देखें कभार दिल्ली और उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को दोष देने की कोशिश की जाती है, और जिसकी वजह से आप देख सर्दियों के प्रारंभ में ठंडी हवा हिमालय की ओट में ठहर जाती है और प्रदूषण की चादर से शहरों को ढांप लेती है। यह पर भौगोलिक स्थिति बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है, केवल अपने रहन सहन को भौगोलिक स्थिति के अनुरूप बनाने की कोशिश की जा सकती है। दिल्ली समेत समूचे उत्तर और आप देखेंगे कि मध्य भारत के भी बड़े शहरों की मुख्य समस्या PM2.5 और PM10 कणों का प्रदूषण भी है, जिसकी मुख्य वजह घटिया डीजल और मिलावटी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग भी है। खुला निर्माण, मलबे एवं कचरे को खुले में डाल देना, कूड़े को जलाना आदि डीजल के धुएं के PM2.5 कण पेट्रोल और दूसरे जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कई गुना घातक होते हैं। भारत में सरकारों ने किसानों और माल ढुलाई को ध्यान में रखकर डीजल की कीमतें पेट्रोल से सस्ती रखी है, और जबकि बाकी दुनिया में इसका उल्टा है। नतीजतन कार निर्माताओं ने डीजल और कारें अधिक बनाई हैं। ऊपर से आप देख बिजली की कटौती के समय पंखे AC चलाने के डीजल के जनरेटरों का प्रयोग बढ़ा है। अब डीजल उतना सस्ता नहीं है, पर जो वाहन और जनरेटर बाजार में हैं उनसे निकलने वाले PM2.5 प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए युद्ध स्तर पर देशव्यापी नीति बनाए जाने की जरूरत है। वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली जैसे शहरों में उनका तेजी से बिजलीकरण करने की घड़ी आ गई है। इनकी शुरुआत सरकारी दूतावासों के वाहनों से होनी चाहिए। बिजली बनाने के लिए सिंगरौली जैसे क्षेत्रों का दम कोयले के धुएं से घुटने की जगह सौर ऊर्जा का विकास होना चाहिए। वोट लेने के लिए लोगों को कोयले से बने दम घुटू बिजली मुफ्त देने की जगह सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देनी चाहिए, जिनमें बनने वाली बिजली के बराबर बिजली मुफ्त दी जा सकती है, और इससे वातावरण भी बेहतर होगा और वोट भी मिलेंगे। इसके अलावा आप देखिए शहरों के हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, स्टेडियम को सौर ऊर्जा चालित करने की जरूरत है। पराली जलाने से रोकने के लिए दिल्ली के आसपास के राज्यों में तिलहन का खरीद मूल्य बढ़ाकर धान की खरीद कम कर देनी चाहिए, और इससे भी लाखों करोड़ रुपए बचेंगे जो हर साल खाद्य तेल के आयात पर खर्च हो रहे हैं। साथ ही धान की सिंचाई से खारी होती जा रही जमीन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। किसानों को यह समझाने की भी जरूरत है कि जितना पैसा वे पराली जलाकर बचाते हैं उससे ज़्यादा पैसा वे पराली की गैसों से हो रहे जलवायु परिवर्तन से होने वाली बेमौसम की बारिश और सूखे की मार से खो रहे हैं।
यह ऐसा जुआ है जिसमें किसान ही नहीं सबकी हार तय है। जितना पैसा लोग विदूषणकारी कामों जैसे डीजल, मिलावटी तेल और पराली जलाकर पुराने वाहन निर्माण और खुदाई में धूल धक्कर फैलाकर बचाते हैं, उससे कई गुना उन्हें जहरीली हवा से हो रहे रोगों के इलाज पर खर्च करना पड़ता है। अपने प्रचार के पोस्टरों से शहरों को रंगने की जगह प्रदूषण और मौसम तथा प्रदूषण और स्वास्थ्य के बीच के संबंधों को समझाने और लोगों को जागरूक बनाकर उनका सहयोग लेने की जरूरत है, क्योंकि उनके बिना कोई सुधार नहीं हो सकता। लेखक हैं BBC हिंदी के पूर्व संपादक हैं, इनका नाम है शिवकांत शर्मा। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया, कितना बेहतर आर्टिकल लिखा गया है। ऐसे आर्टिकल होना चाहिए पढ़ने के लिए। अभिशाप ना बनने पाए वृद्धावस्था। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इंडिया एजेटिंग रिपोर्ट 2023 का आकलन है कि देश में बुजुर्गों यानी कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की आबादी का हिस्सा वर्ष 2021 में 10.1% से बढ़कर 2036 में 15% और 2050 में आप देखें 20.8% हो जाएगा। इस प्रकार वर्ष 2050 तक संपूर्ण विश्व में प्रत्येक 6 लोगों में से एक भारत का निवासी होगा तथा चीन एकमात्र ऐसा देश होगा जहां सबसे अधिक संख्या में बुजुर्ग होंगे। अभी दुनिया में 5 ऐसे देश हैं जहां 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या सर्वाधिक है। जापान में आप देखिए बुजुर्गों की संख्या 29.1% है। इटली में आप देखेंगे कि 24.5% है। फिनलैंड में 23.6% है। पुर्तगाल और ग्रीस में 21% है। जापान दुनिया का इकलौता देश है जहां बुजुर्गों के लिए अलग से मिनिस्ट्री ऑफ लॉनलीनेस है और वहां 10% से अधिक आबादी 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र की बुजुर्गों की है। वृद्धावस्था मानवीय जीवन की अनिवार्य परिणति है। बढ़ती हुई वृद्धों की आबादी का सूक्ष्म एवं स्थूल दोनों ही स्तरों पर महत्वपूर्ण अर्थ है। इसके बहुत तेरे गंभीर सामाजिक आर्थिक संकेत हैं। आबादी की बढ़ोतरी का मुद्दा केवल वृद्धजनों से ही नहीं बल्कि आबादी के हर वर्ग से है और वृद्ध जीवन की प्रक्रिया का असर हर सामाजिक समुदाय और समाज के प्रत्येक संबंध पर पड़ता है। जीवन की औसत आयु में वृद्धि के कारण वृद्धों की आबादी का बढ़ना एक वैश्विक परिदृश्य है, परंतु भारत जैसे विकासशील देशों में भी यह उभरती हुई समस्या है। भारत बहुलतावादी देश है, इसलिए यहाँ वृद्धों की समस्या भी विविधताओं से भरी है। संस्कृति, भाषा, आर्थिक स्थिति, जीवन प्रणाली, गांव नगर, जाति वर्ग, लिंग, रहन सहन, रूढ़ियां आदि की भिन्नताएं वृद्ध जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करती हैं। भारत में वृद्धों की बढ़ती आबादी के साथ उनसे जुड़ी कुछ गंभीर पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं से आज हम सब लड़ रहे हैं। वृद्धावस्था एक सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में मौजूद है। वृद्धों की सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन की है। इस अकेलेपन के साथ भावनात्मक लगाव की कमी समस्या को और भी जटिल बना देता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 30 से 50% बुजुर्गों में ऐसे लक्षण देखे गए जो उन्हें अवसाद का शिकार बनाते हैं। अवसाद का गरीबी, खराब स्वास्थ्य और अकेलेपन से गहरा संबंध है। कभी कभी वृद्ध व्यक्ति बुजुर्गियत को स्वीकार न कर विद्रोही तेवर अख्तियार कर बुढ़ापे को सामाजिक कलंक मान लेता है। अवकाश प्राप्ति, विधवा या विधुर अलगाव, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी, पदेन शक्ति की कमी, नाते रिश्तेदारों में सामाजिक सहारे का अभाव, अव्यवस्था, विस्थापन, अपर्याप्त पारिवारिक समर्थन तथा देखरेख करने वालों का अभाव आदि बुढ़ापे में सामाजिक बीमारी के सामान्य अंग है। वैसे तो भारतीय समाज में वृद्धों को पारंपरिक रूप से उच्च सामाजिक मान मर्यादा मिलती है। शादी विवाह, शिक्षा, आर्थिक मुद्दे आदि महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय ली जाती है, लेकिन समाज के आधुनिकीकरण के कारण यह स्थिति तेजी से बदल रही। परिवार के युवा अपने जीवन संघर्ष की राह चलते हुए शहरों की तरफ कूच कर जाते हैं, जिसके कारण परिवार के बुजुर्गों से अलग होना पड़ता है। युवाओं की शिक्षा या जीविका के लिए बड़े पैमाने पर शहरों में स्थानांतरण वृद्धों को बच्चों से मिलने वाली भावनात्मक सहारे से वंचित करता है। और पीढ़ीगत वैचारिक अंतर भी पारिवारिक संबंध में आप देखते हैं कि सामंजस्य नहीं होने की बुनियादी कारण है, जिसका सबसे ज्यादा दुष्परिणाम भी बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है। भारत दुनिया में अपने संबंधों की आत्मीयता और गरिमा के लिए जाना जाता है। व्यक्ति अपना संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिए होम कर देता है और किंतु एक दिन वही बच्चे उसे त्याग देते हैं या उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। ये आप लोगों ने काफी अच्छा सुना होगा कि एक माँ बाप, आपने ये सुना कि नहीं सुना, कि एक माँ बाप मिलकर 10-10, 12-12 बच्चों को पाल पोस देते हैं, लेकिन वो 12-10 बच्चे मिलकर भी एक माँ बाप को नहीं पोस पाते हैं, पाल पाते हैं। और आप देखते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। सफलता की अंधी दौड़ में हम सब बेहताशा भाग रहे हैं। आखिर रुकने के बाद हमें मिलेगा क्या? बुजुर्गों के लिए परिवार का अर्थ आत्मीयता, घनिष्ठता एवं सुरक्षा है, जिसका विकल्प राज्य द्वारा उत्तम प्रयास, सुविधाएं एवं योजनाओं के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। और आप देखिए सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया है जो वृद्धजनों के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। वृद्धजनों के लिए सरकारों की
कई लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, कई स्वयंसेवी संगठन इस दिशा में सक्रिय और सार्थक पहल कर रहे हैं, लेकिन वृद्धजनों का सबसे सुरक्षित परिवेश संयुक्त परिवार है। 21वीं सदी को संयुक्त परिवार के विघटन की सदी के तौर पर भी जाना जाएगा। आज परिवार की संकल्पना भी बदल चुकी है। एकल परिवार की विसंगतियों का सबसे बड़ा दुख परिवार के बुजुर्गों को झेलना पड़ता है। परिवार समाज की प्रथम इकाई होता है। परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य बनता है कि बुजुर्गों की देखभाल करे, बुजुर्गों के प्रति सम्मानजनक और गरिमामय परिवेश निर्मित करना परिवार, समाज और सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी है। हमारे बुजुर्ग परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। जीवन में बुजुर्गों की भूमिका सदैव रचनात्मक होती है। हमें अपने पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना होगा। नई पीढ़ी को बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। पारिवारिक संस्था जितनी मजबूत होगी, वृद्धा अवस्था उतनी ही सुरक्षित होगी। ऐसा करके ही हम वृद्धावस्था को अभिशाप बनने से बचा सकते हैं। लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में दौलत राम कॉलेज में सहायक प्रोफेसर हैं, इनका नाम है डॉक्टर मनीष कुमार चौधरी। इनके द्वारा लिखा गया अच्छा आर्टिकल है। देखिए, मैं आप लोगों से भी कहता हूं, आगे चलकर हमें आपको भी बुढ़ापा का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और कहते हैं कि सब चीजें गूगल पर नहीं मिलती हैं, बुजुर्गों के पास भी बैठा करिएगा, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आज हमारे बच्चे या हम लोग किसी गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा कारण ये भी कि अब हम अपने दादी नानी नाना से नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे अच्छे संस्कार नहीं पा रहे हैं। और माँ बाप को आप देखते हैं इतने व्यस्त हैं कि बच्चों को कुछ अच्छा बता ही नहीं पा रहे हैं कि अच्छा क्या है, गलत क्या है। तो मैं कहता हूं ना कि शिक्षा ही सब कुछ नहीं होती है। हम खूब शिक्षित हैं, खूब पैसा है, खूब सक्सेस हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन बच्चों में अगर संस्कार नहीं है, हमें संस्कार नहीं है, इंसानियत मानवता नहीं है, तो ये सब धरे धरे रह जाएंगे। और फिर कहते हैं कि जाना सबको है। बौद्धिक धन का अर्थ प्राय रुपया, पैसा या भौतिक संपदा से ही लिया जाता है। माँ लक्ष्मी का जिक्र आते ही मन में आता है कि उनकी पूजा करने पर आर्थिक आमदनी बढ़ जाएगी। इसी क्रम में दीपावली पर भी घर दुकान प्रतिष्ठान संस्थान में आय की बढ़ोतरी की लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के बाद मूर्ति की स्थापना की जाती है। देख रहे हैं, यहां भी आप देखते हैं दागी जनप्रतिनिधि या स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का निपटारा शीघ्र किए जाने के निर्देश देते हुए उच्च न्यायालयों से यह भी कहा है कि वे ऐसे मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ गठित करें। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने और साथ ही न्याय के प्रति आम लोगों के भरोसे को बढ़ाने के लिए यह अनिवार्य है कि अपराध में लिप्त होने के आरोप का सामना कर रहे सांसदों विधायकों के मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र किया जाए। यह इसलिए है आवश्यक है कि क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि विशेष MP MLA अदालतों का गठन किए जाने के बाद भी दागी जनप्रतिनिधियों के मामलों के निपटारे में देरी हो रही है। और आप देखिए, लगभग 1 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मौजूदा एवं पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 5000 से अधिक बताई गई। यह आंकड़ा इस बात को भी इंगित कर रहा था कि ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि MP MLA अदालतें तेजी से मामलों का निष्पादन नहीं कर पा रही हैं। ऐसे मामले इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि राजनीतिक दल दागी छवि वाले नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं और उनके पास यह तर्क होता है कि दोष सिद्ध ना होने तक हर व्यक्ति निर्दोष है। इस तर्क को पूरी तरह तौर पर अमान्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती है कि इस तर्क की आड़ लेकर राजनीतिक दल गंभीर अपराधों में लिप्त होने के आरोपित नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारते रहते हैं। विडंबना यह है कि ऐसे अनेक नेता जाति मजहब की राजनीति या फिर धन बल बाहुबल के सहारे चुनाव जीतने में सफल रहते हैं। और इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती है कि विधानमंडलों में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे नेताओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जब दागी छवि या फिर आपराधिक अतीत वाले नेता चुनाव मैदान में उतरते हैं तो न केवल राजनीति के अपराधीकरण को बल मिलता है, बल्कि भले लोग राजनीति में प्रवेश करने से हिचकते भी हैं। इसी के साथ आम लोगों का मनोबल भी गिरता है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि राजनीति ऐसे लोगों का प्रेशर देती है जो आप देखिए विधि के शासन का निराकार करते हैं। दागी छवि वाले जनप्रतिनिधि राजनीति को साफ सुथरा करने में बाधक बनने के साथ ही कानून के शासन का उपहास उड़ाने का भी काम करते हैं। उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोई व्यवस्था करे जिससे प्रतिनिधियों के मामलों का निपटारा एक तय अवधि में हो सके। चुनाव आयोग लंबे समय से यह कह भी रहा है, ऐसे लोगों को प्रत्याशी बनाने से रोका जाए जो संगीन आरोपों का सामना कर रहे हैं और जिनके मामलों में आरोप पत्र दायर हो चुका है, लेकिन राजनीतिक दल इस पर विचार करने को तैयार नहीं। मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस तरह के जो संगठनों की बात होती है ना, छोटे छोटे, चाहे राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, उनके बारे में जरूर पढ़ा करिएगा। और जो अपना नया चैनल है ना एजुकेशन सर्कल, उस पर सभी क्लासें भी ली जा रही, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हर साल इस तरह के आप देखिए संगठनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, झूठे बोले वोट काटे। मध्य प्रदेश में चल रहे चुनावी प्रचार के दौरान राजनेता जिस तरह से
बड़ बोले बयान दे रहे हैं, उसे देखकर लगता है झूठ बोले कौवा काटे वाली कहावत, बल्कि झूठ बोले वोट काटे कर देना चाहिए। चलिए, मैं कह रहा हूं ना, राजनीति में फ्री फ्री की बातें हो रही है। बचपन के रंग छीनती दम घुट्टू घुंटू हवा। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के स्कूली बच्चों के लिए दम घुट्टू हवा शारीरिक स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवीय स्वभाव के मोर्चे पर अनगिनत मुश्किलें पैदा कर रही है। इन दिनों दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, तो बड़ी कक्षाओं के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया गया है। वायु प्रदूषण के खतरनाक हालात स्वास्थ्य के लिहाज से जिस उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े जोखिम अब बीमारियां बनकर हमारे सामने हैं। यहाँ तक कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी सांसों में घुलते इस जहर से बहुत ही सी व्याधियों के साथ ही दुनिया में आ रहे हैं, और इसने बाल मन का बर्ताव भी बदल कर रख दिया है। बच्चों की मानसिक सेहत पर प्रदूषण का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। दूषित हवा नई पीढ़ी में आक्रोश, चिड़चिड़ापन और तनाव भी बढ़ा रही है। दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल दिल्ली में प्रदूषण हर साल स्कूली छात्रों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। साल 10 साल और जहरीली होती हवा बच्चों के जीवन को कई पक्षों को खतरे में डालने वाली है। विशेषज्ञों के मुताबिक हवा में घुले प्रदूषण का सबसे घातक स्तर सुबह 5 से लेकर आप देखिए 8 बजे तक रहता है। यही समय बच्चों के स्कूल जाने का होता है। हर उम्र के लोगों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम बनी जहरीली सांसें बच्चों के कोमल अंगों को अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। यहाँ तक कि गर्भवस्थ शिशु भी इससे अछूते नहीं है। कुछ समय पहले भारत सहित दुनिया के 137 देशों में माँ के गर्भ में ही जान गंवाने वाले 45,000 शिशुओं को लेकर हुए अध्ययन के बाद यह सामने आया कि इनमें 40% आजन्मे शिशुओं की मौत का कारण हवा में मौजूद PM 2.5 कण है। आप सोचिए उनकी क्या कसूर है। वो तो आप देखिए बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं, जन्म भी नहीं ले पा रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही है। प्रदूषित हवा के कारण बच्चों में निमोनिया, हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में वायु प्रदूषण फेफड़ों के संक्रमण का अहम कारण भी बन रहा है। हवा में घुलते जहर के कारण नई पीढ़ी में भ्रम और स्मरण शक्ति कम होने जैसी बीमारियों का भी जोखिम बढ़ रहा है। दूषित हवा में सांस लेना बच्चों की नींद पर भी दुष्प्रभाव डालता है। सांसों के जरिए शरीर में जा रहे प्रदूषित तत्वों से तनाव पैदा करने बाल्य हार्मोन बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, प्रदूषित हवा के कारण घर में बंद रहने के हालात में बच्चों की आउटडोर गतिविधियां कम होने से उनमें अकेलापन महसूस होता है। निसंदेह घुटती सांसों के कारण बच्चों के जीवन के हर पहलू पर स्याह असर पड़ रहा है। ऐसे में दोषारोपण के बजाय हर मोर्चे पर उचित कार्रवाई जरूरी है। बच्चों को दी जाने वाली विरासत में स्वस्थ जीवन जीने का परिवेश सबसे अहम है। यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम रहते, देख लिया करिएगा। युवा शक्ति से विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव। केंद्र सरकार देश के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में वर्ष 2047 तक अमृत भारत की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विकास के महत्वपूर्ण चरण के दौरान युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने और विकसित भारत में युवा शक्ति को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा युवा भारत योजना की शुरुआत की। कहा जा सकता है कि यह पहल वर्ष 2047 तक सरकार के विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प और दृष्टिकोण के अनुरूप है। युवा वर्ग के सामर्थ्य विकास की भी बात हो रही है। आगामी 20 वर्षों में भारत की कार्यशील जनसंख्या के 88.5 करोड़ की 1 अरब हो जाने की संभावना है। अगर देखिए इनका अगर आप फायदा उठा सकते हैं, अभी जो युवा संख्या है तो उठा सकते हैं, आगे चलकर यही आप देखते हैं कि हमारे लिए क्या होगा, नुकसान पहुंचाने लगेगी। तो अभी फायदा उठा लीजिए, बाद में उनका पालन पोषण होता रहेगा। बुढ़ापे में आप देखिए देखभाल की जरूरत पड़ती है ना। तो युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करता है। उसकी सामूहिक ऊर्जा और दृष्टिकोण हमारे राष्ट्र के विकास का इंजन है। देश की युवा शक्ति समाज और देश को नई दिशा देने का सबसे बड़ा औजार भी है। अच्छी बात है कि भारत की 50% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। भारत की औसत आयु लगभग 28 वर्ष है, जबकि अमेरिका की 38 और चीन की 39 है। मौसमी तक तंज कसा जाता है। पीएम के प्रस्तावित दौरे से सहमत सत्ता पक्ष झारखंड में उत्पादकता को मिले प्राथमिकता। उत्पादन का मामला राष्ट्र से जुड़ा होता है। ऐसे में नियोक्ता और कर्मचारियों से कहीं बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्र का है, और नारायण मूर्ति के कथन को इसी संदर्भ में देखना होगा। अभी नारायण मूर्ति ने सप्ताह में 70 घंटे काम करने की बात की है, तो बहुत सारे लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग उनके विपक्ष में बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भैया नौकरी मिलिए, 70 क्या हम 80 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं, रोजगार तो मिले।
ये आपकी बिजनेस इकोनॉमी की खबरें हैं। धनतेरस पर 10% ज़्यादा सोना बिकने की उम्मीद है। विशेषज्ञ बोले सोने की सुरक्षित रिटर्न और कीमतों में नरमी से कीमती धातु वित्तीय बढ़ रहा है आकर्षण। 63,100 रुपये है दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव। 53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम था पिछले वर्ष धनतेरस पर दिल्ली बाजार में सोने के दाम। और हमारे देश में आप देखते हैं कि महिलाओं का प्रिय है सोना। तो इंस्टॉलेशन की तिथि से शुरू है हो ब्राइट गुड्स की वारंटी। केंद्र में निर्माताओं और विक्रेताओं को वारंटी या गारंटी नीति में संशोधन की सलाह दी गई। कहा सामान खरीदने की तिथि से गारंटी की अवधि शुरू करना एक अनुचित व्यापार व्यवहार है। विदेशी निकाय के चलते 143 अंक लुढ़का सेंसेक्स। अप्रवासी भारतीय भी खरीद सकेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। आरबीआई ने अप्रवासी भारतीयों को वित्त वर्ष 2023-24 में जारी 23-24 में जारी होने वाले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड खरीदने की मौजूदगी। आरबीआई की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में एसजीबी के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है ना। विवाद से विश्वास 2 स्कीम 2 महीने के लिए बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने गुरुवार को विवाद से विश्वास स्कीम 2 की अवधि को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब सरकारी ठेकों से जुड़े लंबित विवादों के संबंध में 31 दिसंबर 2023 तक क्लेम किया जा सकता है। सरकार ने लंबित वादों के निपटान के लिए इसी वर्ष 15 जुलाई को यह स्कीम लॉन्च की थी। तब ठेकेदारों को क्लेम करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय मिला था। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के भारत में 28 लाख सब्सक्राइबर घटे। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 42% बढ़कर 19,957 करोड़ रहा। 2026 में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेज। आर्थिक विकास मजबूत, महंगाई भी काबू की बात हो रही है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि मौद्रिक नीति महंगाई को रोकने के साथ ही विकास का भी कर रही है समर्थन। युवा आबादी के साथ भारत वैश्विक विकास का नया इंजन बना, झटकों से उबरने में कामयाब भी रही है। मूडीज ने वृद्धि दर अनुमान 6.7% पर बरकरार रखा। मूडीज इंटरनेशनल सर्विस ने 2023 के लिए भारत की बात हो रही है। ये 150 बार तोड़े ही आता है नियम। 86,000 लगा जुर्माना। ये आप देखिए केरल के कन्नूर जिले में अनोखा मामला आया। आईएएस बनाने का हवाई दबाव बनाने वाला खान स्टडी पर 5 लाख का जुर्माना हुआ। मैं इसीलिए कहता हूं कि कोचिंगों का रोल है। कोचिंगों से ये फायदा मिलता है कि आपको स्टडी मटेरियल एक जगह मिल जाता है। बाकी देखिए पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, ये आप लोग भी जान लीजिएगा, ठीक है। और उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। गाजा और आप देख रहे हैं इजराइल, गाजा सिटी में भीषण लड़ाई मची हुई है। भारत ने पाक के सामने करतारपुर कॉरिडोर पर फीस का मुद्दा उठाया। आप देखेंगे ब्रिटेन से अमेरिका तक दीपोत्सव की धूम। आप देखते हैं कि यहाँ भी भारतीय रहते हैं तो मनाते हैं। ब्रिटेन की भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करने की तैयारी। अवैध ढंग से ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों की शीघ्र वापसी का रास्ता खोलेगा। ऐसे अवैध भारतीय आव्रजकों को ब्रिटेन में शरण मिलनी भी बंद हो जाएगी। इससे देखते हैं क्या क्या होता है। अमेरिका में राज्य और स्थानीय चुनाव में 10 भारतवंशी जीते। भारतवंशियों का लगातार बढ़ रहा है दबदबा। अधिकांश संबंध डेमोक्रेट पार्टी से। आप देखेंगे एक और बात बता दूं, लंदन के मेयर चुनाव की रेस में भारतवंशी तरुण गुलाटी हैं। दुनिया भर में आप लोगों को एक बात मालूम है कि भारतीय रह रहे हैं, और जब भारतीय रहेंगे तो आप नॉर्मल सी बात है कि वहाँ चुनाव भी लड़ेंगे। और आप देखिए दुनिया भर में चुनाव लड़ रहे हैं। चीन पर निर्भरता खत्म किए बिना नहीं दे सकते हैं उसे चुनौती, ये विवेक कह रहे हैं। आप देखें रिपब्लिकन बहस में बोले आधुनिक जीवन शैली के लिए चीनी पर निर्भरता है अमेरिका। ये आपका खेल का क्षेत्र है और आप देख रहे हैं कि इसमें भी देख लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। जरूरी है पढ़ना लिखना। हम लोग तो फाइनल में मैच आपका खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम का कप्तान
लेनिन ने लिया संन्यास। दिल्ली कैपिटल्स कैम्प में नजर आए पंत। पहलवान बजरंग पुनिया को मानहानि केस में जमानत मिली है, आप देखेंगे। अर्जेंटीना दौरा करेगी भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम। पीसीबी ने इजमाम उल हक का त्याग स्वीकारा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अन्नू रानी, प्रणव और श्रीकांत विदेश में लेंगे प्रशिक्षण। दिग्गजों के साथ देश भ्रमण पर निकली लीजेंड लीग ट्रॉफी। परनीत से ज्योति को हराकर पहला व्यक्तिगत स्वर्ण जीता। किशोर तीरंदाजी परनीत कौर ने गुरुवार को यहाँ एशियाई चैंपियनशिप के शीर्ष में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज ज्योति सुरेखा बेन्नम को पछाड़कर व्यक्तिगत खिताब की अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। राष्ट्रीय खेलों में 228 पदक के साथ शीर्ष पर है महाराष्ट्र। विवाह के बाद भी सपनों को महत्व दे महिलाएं। मैरी कॉम कह रही पूर्व विश्व चैंपियन है, मुक्केबाज है। पर्दे पर आस्था की विजय। ये आप लोग देखिए, रामायण हो महाभारत हो, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप लोग पढ़ा करिएगा, मैं तो कहता हूं। ये आकाश में उत्तरी ध्रुव पर दिखा लाल रंग का प्रकाश पुंज। लद्दाख की हनले मेरठ स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला ने कैद की है तस्वीर। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने स्थापित की यहां वेधशाला। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। ये आप देखिए, गॉटलिब देमले ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल प्रदर्शित की। ये 1885 में आज ही के दिन जर्मन इंजीनियर गोटलिब देमले ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल रीट वैगन प्रदर्शित की थी। इसका फ्रेम और पहिए लकड़ी के और गियर पीतल के थे। इसकी गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे थी। हालांकि इसकी सवारी असुविधाजनक थी, इसलिए लोकप्रिय नहीं हुई। बिल गेट्स ने विंडोज 1.0 पेश कर डिजिटल दुनिया में लाई क्रांति। 1983 में आज ही के दिन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अमेरिका में पीसी के लिए विंडोज 1.0 का अनावरण किया था। उस समय इसका नाम MS विंडोज था, जिसकी कीमत $99 थी। और अब तक विंडोज के कई अपडेट वर्जन आ चुके हैं। इनमें डिजिटल दुनिया में क्रांति ला दी। अभिनेता ही नहीं, लेखक की पहचान भी रखते हैं आशुतोष राणा। अभिनेता आशुतोष राणा का जन्म 1967 में आज ही के दिन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में हुआ था। शुरुआत में गांव में रामलीला मंचन में रावण की भूमिका निभा करते थे। 1995 में टीवी शो स्वाभिमान के तौर पर बतौर अभिनेता की शुरुआत की करियर की। 1998 में फिल्म दुश्मन में खलनायक की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने संघर्ष, गुलाम, जख्म, कसूर, राज, अंश, भूत, पार्ट 1, सिम्बा जैसी कई हिट फिल्में की। रामराज्य, मौन, मुस्कान की मार जैसी रचनाएं लिखकर उन्होंने बतौर लेखक भी अपनी पहचान बनाई। सरस्वती की गहराई नापने के लिए बनेंगे अनुसंधान केंद्र। 5 हरियाणा राज्यों में सरस्वती नदी पर अब तक हुए शोध की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उद्गम स्थल रूपन हिमनद से सैंपल जुटाएगा वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान। हरियाणा के साथ आप देखिए उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और गुजरात की विज्ञानी भी मिलकर इस पर काम करेंगे। जोधपुर, बेंगलोर से पहुंचे इसरो के विज्ञानियों ने हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अधिकारियों संग बनाई कार्य योजना। वैदिक सभ्यता का विकास सरस्वती नदी के किनारे हुआ था, किरमच कह रहे हैं। देखिए, इस म्यूजियम में हाथियों के बारे में मिलता है अद्भुत जानकारी। ये आप देखिए, मैनहट्टन स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में आयोजित प्रदर्शनी सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एलिफेंट में प्रदर्शित अफ्रीकों सवाना हाथी की प्रतिकृति। स्वस्थ ऊतकों के विश्लेषण से लंग कैंसर का सटीक पूर्वानुमान संभव है। अनुसंधान कह रहा है मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन को खरों से बचाएगी ग्राफीन। गैजेट में किसी तरह की स्क्रीन की सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाले प्लास्टिक की नहीं होगी जरूरत। अमेरिका के प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध को पूरा करने में IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं को लगे 2 साल। पेशेवर शिकारियों ने पकड़ा 17 फुट का अजगर फ्लोरिडा, वाशिंगटन में। ये आप देखिए, मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से देखेंगे आप लोग कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताइएगा। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए। आप लोगों की कोई परेशानी हुआ करे बता दिया करिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन मेहनत आपको करनी है, वो तो मैं नहीं करके दे जाऊंगा आपको, समझ रहे हैं।